अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कोई बच्चा हैंड रेज करके मुझे बता दें क्या मेरी वॉइस क्लियर है। जी मोहम्मद अकबर। जी सर, वॉइस क्लियर है। ओके, थैंक यू। वीडियो नहीं आ रही आप? वीडियो जी एक बार अनम्यूट करें आपको। मगर जी सर, वीडियो नहीं आ रही। और वीडियो असल में ये जो कैमरा है ना, कैमरा थोड़ा सा ब्लर है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए मैंने ऑन नहीं की वीडियो पे। अच्छा अच्छा। हाँ, चलें। और इस रूम का वो कैमरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने इसको ऑन नहीं किया। कल मैं इसको करवा लूँगा। सही। जी बेटा। सर आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। आवाज़ काफ़ी लाइट है, बाकी बच्चों को भी यही प्रॉब्लम आ रहा है। ऐसे थोड़ा ऊंचा माइक थोड़ा करीब कर लें या कुछ इस तरह का। सर वो हल्के से पीछे से ना बैकग्राउंड में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन से भी आ रही है कॉन्टिन्यूसली। डिस्टोर्शन आ रही है? किस टाइप की शोर आ जी। रहा है मतलब अभी? जैसे वो, मैं कैसे कहूँ, जैसा करंट का नहीं हल्का हल्का शोर होता। अभी भी आ रहा है? जी। एक मिनट बेटा जरा। जी। जी बेटा, रिजॉल्व हुआ प्रॉब्लम? नो सर। सर आपकी क्या? आवाज भी बहुत लाइट है, थोड़ा ऊंचा नहीं बोल सकते आप? बेटा मैं काफी ऊंचा बोल रहा हूँ। मुझे मुझे आपकी आवाज़ ठीक आ रही है, आवाज़ के पीछे डिस्टॉर्शन आ रही बे, है। बेटा आप अपना जो है वो देखिए, आपका वॉल्यूम ठीक है या नहीं, क्योंकि लास्ट क्लास के अंदर मुझे एज इट इज कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वॉइस के हवाले से। फिर भी अगर बाकी किसी स्टूडेंट को है तो काइंडली अहमद जमाल आप बताए बेटा, क्या वॉइस क्लियर है या नहीं, या कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको? अहमद जमाल। जी शामी, आप बता दो बेटा। आवाज क्या हो रहा है? मैं अभी चेक कर लेता हूँ बेटा इधर से मेरे पास। जी शमसुल जमान। सर मुझे तो क्लियर है आवाज। बिल्कुल क्लियर आ रही है आपको? मैं इधर से बेटा ये जी चेक भी कर लेता हूँ, मेरे पास है इधर से। मैं भी म्यूट करके आपको चेक कर लेता हूँ। जी अरसलान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आवाज ठीक है। ठीक है। ओके। यस सर। बेटा मैंने माइक भी टेस्ट किया है अभी रिसेंट। जूम के अंदर ये ऑप्शन होती है माइक टेस्टिंग के अंदर, उसके अंदर कोई वॉइस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। आप काइंडली अपना इंटरनेट कनेक्शन या अपनी हैंड फ्री जो आप यूज़ करें उसको चेक करें, मे भी उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर बाकी किसी और स्टूडेंट्स को भी आ रही है तो फिर हम इसको देख लेते हैं, लेकिन इधर से मेरी तरफ से एवरीथिंग इज ओके। आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। जी शामी। कौन से क्वेश्चन लेते हैं बेटा? पिछले चैप्टर के। वो IS-23 सर ने करवाया शुरू या नहीं उसको? आपका मैं बताता हूँ। जो चैप्टर नंबर 8 है ना आपका बेटा, चैप्टर नंबर 8 के 3 पार्ट थे। एक था आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। एक था आपका गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है। और थर्ड आपका था वो वाला जिसको हम कहते हैं बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट भी सर ने करवा दिया आपको।
अच्छा क्वेश्चन मैंने करवाना, मैं अभी वो ओपन कर लें, मुझे उस चीज़ का इल्म नहीं था, वो चैप्टर आपका हो गया। ये हो गया कंप्लीट, मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा कहाँ तक हो गया। ये शामी, ये बताइएगा ये कंप्लीट, ये ठीक हो गया। ये इलस्ट्रेशन 9 होगी, ठीक है। डिस्क्लोजर्स भी हो गए। ये वाली एग्जाम, अच्छा इस एग्जांपल से हमने लिया, ओके ओके। Shan Limited started the construction of its new factory at 1st January 2018 with the loan of rupees 50 million borrow at an interest rate of 8%। 8% के हिसाब से उसने लोन लिया है, और लोन कितनी अमाउंट का है, 50 मिलियन का बेटा। अब कहीं पर ये नहीं बताया गया, और नीचे जो उसने एक्सपेंडिचर बताया गया, द लोन वाज यूज ऑन द फैक्ट्री एज फॉलो। एक्सपेंडिचर अगर हम देखें 25 जमा 15 जमा 10 50, मतलब 50 मिलियन के एक्सपेंडिचर है और 50 मिलियन ही हमने लोन लिया है, तो क्या ये स्पेसिफिक लोन नहीं हुआ? क्योंकि हमने एक ही बैंक से लिया और स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन के लिए लिया, किसके लिए, न्यू फैक्ट्री के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 50 मिलियन है, 50 मिलियन क्या है, हमारा स्पेसिफिक, हमारा क्या है, स्पेसिफिक लोन है। तो स्पेसिफिक अगर लोन हो तो उसके लिए क्या करते हैं, एक तो हम लेते हैं बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट से मुराद जो हमने 50 मिलियन के ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करना है, उसके ऊपर लेंगे बोरिंग कॉस्ट। और उसमें वो पीरियड हमने इंक्लूड नहीं करना जिस पीरियड में कोई सस्पेंशन वगैरह हो। वो हम क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या इस पीरियड में कोई सस्पेंशन है या नहीं। अगर तो सस्पेंशन है, फिर हम नेक्स्ट जज करेंगे क्या वो सस्पेंशन उस प्रोसेस के लिए जरूरी थी या जरूरी नहीं थी। अगर तो वो सस्पेंशन उस प्रोसेस के लिए, उस कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी थी, तो हम उस सस्पेंशन पीरियड का इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज करेंगे। लेकिन अगर वो सस्पेंशन जरूरी नहीं थी, तो उस पीरियड का जो इंटरेस्ट होगा हम उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस कर देंगे। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, हाउ मच द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन एट 31 दिसंबर 2018, मतलब 31 दिसंबर 2018 को हमारा कौन सी वो इंटरेस्ट है जो एलिजिबल है फॉर कैपिटलाइजेशन। अब क्वेश्चन यहां तक हमने पढ़ लिया। डेट ऑफ पेमेंट आ गई, यकम जनवरी, मई जनवरी, अक्टूबर 1। तो अल्टीमेटली इस डेट से हमें क्या मिलेगा, इस डेट से हमारे पास सरप्लस फंड मिलेंगे, जो सरप्लस फंड को हम टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। जब स्पेसिफिक लोन होता है तो उस सूरत में क्या होता है, हमारे पास अगर कोई सरप्लस फंड है तो हम उस सरप्लस फंड को इन्वेस्ट करते हैं कहीं ना कहीं। So the construction of the asset was completed on 31st December 2018. However, during the accounting period, SL invested the surplus fund at an interest rate of 3%. Invested से मुराद क्या है, उसने 3% से ही इन्वेस्ट किया है, उसने बता दिया खुद। तो अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है इसके ऊपर नंबर 1, इसके ऊपर निकालेंगे बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। बोरिंग कॉस्ट to be capitalized।
उसमें क्या आएगा, पहले हमारा आएगा इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन, वो कितना आ गया, स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट आ गया बेटा 50 मिलियन मल्टीप्लाई बाय उसका रेट था 8%। 8% मल्टीप्लाई बाय 12/12 मतलब पूरे साल का है, तो उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है हमारा। कोई मुझे बताया 8 मिलियन का 8% कितना आता है? एनीवन अगर कोई कैलकुलेशन कर रहा है? जी शामिल। जी मसूमा। 4 मिलियन सर। 4 मिलियन, ये आ गया 4 मिलियन मेरे पास इंटरेस्ट। अब इसमें से मैंने लेस करना है अपना कौन सा, टेम्परेरी, लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट। जो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट है बेटा उसकी बनेगी नीचे वर्किंग। ये वर्किंग 1 में करता हूं, वर्किंग 1 फॉर टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट। उसके लिए मैं एक टेबल सा बना लेता हूं, रेट पीरियड इन्वेस्ट, टोटल फंड पेमेंट और अवेलेबल फंड, और यहां सबसे पहले आएगी डेट। अब डेट के ऊपर क्या लिखेंगे, हमारे पास 1 जनवरी 2018 को 50 मिलियन आया और उसी दिन पेमेंट होगी 25 मिलियन की, उसी दिन पेमेंट होगी 25 मिलियन। मैं लिखूंगा पहले फर्स्ट 18, मेरे पास अमाउंट कितनी आ गई 50 मिलियन की, पेमेंट कितनी होगी 25 मिलियन की, रिमेनिंग अवेलेबल बैलेंस कितना बचा मेरा 25 मिलियन। ये वो बैलेंस है जो मैं इन्वेस्ट करूंगा किस डेट तक, नेक्स्ट रीपेमेंट डेट तक। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको रीपेमेंट से लिख लेंगे 15, 10 और उनकी डेट। रीपेमेंट की लिखी 15 और 10, और फिर हम लिख लेंगे इनकी डेट्स, मई और अक्टूबर। 1 मई और 1 अक्टूबर। ये लिखने का मकसद क्या है, हमारे पास 25 मिलियन का ये वाला जो फंड है, ये फंड अवेलेबल था किस डेट तक के लिए, 1 मई 18 तक। जब तक नेक्स्ट पेमेंट नहीं आई तो इसका मतलब ये जो फंड हमारा इन्वेस्ट रहा एट द रेट ऑफ 3% कितने पीरियड के लिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 1 को क्योंकि नेक्स्ट पेमेंट आ गई तो हमने 4 मंथ ले लिया, पीरियड आ गया 4 मंथ का। और इस पर अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो बच्चे इंटरेस्ट आएगा हमारा 25 मल्टीप्लाई बाय 0.03 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ गया 0.25 मिलियन। ये 25 इस डेट का ओपनिंग आ गया हमारे पास, ये इसी तरह लिख लिया। फिर हमारी 15 रीपेमेंट हुई, सॉरी बेटा रीपेमेंट इधर आनी है, मैंने गलती से बैलेंस में लिख दिया। रीपेमेंट हुई 15 की तो हमारे पास रिमेनिंग 10 बच गया। अब ये 10 मिलियन इन्वेस्ट रहा कितनी देर के लिए,
यकम मई से लेके यकम अक्टूबर तक, मतलब मई का पूरा माह, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर को रीपेमेंट आ गई, मतलब 5 माह के लिए 3% 5 माह के लिए। तो मैं फिर क्या करूंगा, इसके ऊपर अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लूंगा। ये मेरा आ जाएगा 0.125। फिर नेक्स्ट ये ओपनिंग बैलेंस आ गया हमारा 10 मिलियन, ये वाला, और साथ ही 10, तो इसका मतलब हमारी कोई दोबारा नहीं हुई, तो ये कुछ भी नहीं आएगा। अगर मैं टोटल इन्वेस्टमेंट इनकम निकालूं तो ये मेरी आती है बेटा 0.375। दैट इन्वेस्टमेंट इनकम मस्ट बी लेस देन, ये हमारी फॉरिन कॉस्ट से लेस हो जाएगी। जो रिमेनिंग बचेगा 3.25 मिलियन, ये वो अमाउंट है जो एलिजिबल टू बी कैपिटलाइज है, और इसको हम क्या करेंगे बेटा, अपने एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे। एनी क्वेश्चन आपको फिर? जी पर ये जो आपने इन्वेस्टमेंट में कैलकुलेशन की है जिसका आंसर 0.25 और मई में 0.125 है, इसकी कैलकुलेशन जरा बता दें, दोबारा समझ में नहीं आई। इसकी कैलकुलेशन में अभी बता दो आप, इस कैलकुलेशन की बात कर रहे हो ना, 0.25 जी की? सर, ये कैसे है 0. ये देखो 25 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 3%, ठीक है, पूरे साल जी का सर, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 4/12। ठीक है सर। देखिए कैसी है, जी सर, वो मुझे पता नहीं चला था इसमें। ठीक है। जी सर, ठीक। ये शमसुल जमा, सर आपकी वीडियो नहीं आ रही। बेटा वो मेरा जो है ना ठीक नहीं है कैमरा, मैं इसको देखता हूँ, अगर आपको लगे तो कोई मसला नहीं बेटा, मैं भी कर देता हूँ। क्लियर है बेटा? अब इस क्वेश्चन को अंदर देखें, अगर बेटा मैंने जो गलती की, ये यहाँ टोटल मैंने लिखा 0.375, और जब ये टोटल मैं ऊपर लिखने गया तो यहाँ पर 0.3 लिखना मैं भूल गया, तो ये 0.3 आपने बेटा लिख लेना है। तो फिर ये हमारा बन जाएगा 0.3 माइनस करने के बाद ये अमाउंट नहीं आएगी, वो आएगी 4 माइनस 0.375, दैट इज 3.625। यहाँ पर ये गलती कर गया, 3 लिखना भूल गया। अब चलते हैं हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। Sara Limited, question, on January 1st 2018, Sara Limited started the construction of an asset to meet the financial requirement. Borrowing was made from 3 different banks at the start of the year. अब डिफरेंट बैंक्स आ गए तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये हमारी स्पेसिफिक नहीं रही, जनरल बोरिंग रही है। अब बैंक ए दे दिया, बैंक बी दे दिया, बैंक सी दे दिया। अब इस सूरत में तीनों का रेट डिफरेंट, तो हमने क्या निकालना है, कैपिटलाइजेशन रेट निकाल लेंगे, और उस रेट को यूज करते हुए ये जो पेमेंट्स है, इस पेमेंट्स के ऊपर इंटरेस्ट, मतलब 30,000 द कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर 2018। नेक्स्ट पढ़ सकते हैं, कैलकुलेट द जनरल वेटेड एवरेज बोरिंग रेट एंड एलिजिबल बोरिंग कॉस्ट। उसने कहा जनरल वेटेड एवरेज रेट कैसे निकलेगा, वो बेटा निकलेगा हमारा 70,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, ठीक है, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 8%,
50,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, ये हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएंगे इन तीनों के। तो वो कितना इंटरेस्ट बनता है 70,000 का बेटा, मल्टीप्लाई बाय 10%, 7,000 हो गया। और 60,000 का 8% ले लेंगे 4800, और नेक्स्ट ले लेंगे 50,000 का 0.12, ये आ गया 6,000। अगर टोटल इंटरेस्ट करें देखें तो वो हमारा बनता है 6,000 जमा 4800 जमा 7,000, वो आ गया हमारा 17,800 का। और टोटल लोन कितना है 70,000, 60,000 और 50,000, मतलब 1,80,000। तो क्या हम कैपिटलाइजेशन रेट निकाल सकते हैं? यस, 17,800 डिवाइडेड बाय 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो ये हमारे पास रेट आ जाएगा। वो रेट आएगा बेटा 9.89%, ये हमारे पास रेट आ गया। अब इस रेट को यूज करते हुए, दैट इज कैपिटलाइजेशन रेट फॉर जनरल बोरिंग्स, वो रेट आ गया। अब इस रेट को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, जो भी हमने एक्सपेंस किया है उस एक्सपेंस को हम क्या कर लेंगे, कैपिटलाइज कर लेंगे रेट। इसके बाद 30,000 मल्टीप्लाई बाय 9.89%, और ये कितने देर के लिए है, ये कम जनवरी को लगा है, 30 दिसंबर को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है, मतलब यकम से 31 दिसंबर तक क्या आएगा हमारा पूरा 12 माह आ जाएगा 12/12 से। इसलिए दूसरा करेंगे 9.89 मल्टीप्लाई बाय, ये कब लगे, यकम मई से। अब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब ये हमारा आएगा 8/12 को। और इससे थर्ड हमारा आएगा 9.89% मल्टीप्लाई बाय, ये हमारे एक्सपेंसिव लगे अक्टूबर में, यकम अक्टूबर को, इसका मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 माह का इसके ऊपर हमारे पास एक्सपेंस आते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3/12। इस तरह हम इसकी बोर्डिंग कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। यही काम उसने किया, मेरे को कंक्लूड किया। ये देखिए पहले 12/12 का, फिर 8 फिर 3/12 करके इसने बोर्डिंग कॉस्ट को निकाल लिया। एनी क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बेटा क्या है, होमवर्क। आपने ये क्वेश्चन होमवर्क के अंदर on January, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते, कैलकुलेट द बोरिंग कॉस्ट व्हिच मे बी कैपिटलाइज्ड फॉर ईच ऑफ द एसेट एंड कॉन्सिक्वेंटली द कॉस्ट ऑफ ईच एसेट एट 31 दिसंबर 2016। अब इसमें एक नई चीज है, हमने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़े जस्ट बोरिंग कॉस्ट, और अगर कॉस्ट की बात करें तो किसी भी एसेट की कॉस्ट के लिए क्या क्या चीजें आएगी बेटा, वो हमारे पास एक तो उसकी जो परचेज प्राइस या उसके ऊपर जो एक्सपेंस किया, नंबर 1 परचेज प्राइस, या उसके ऊपर जो हमने एक्सपेंडिचर किए वो एक्सपेंडिचर भी उसकी कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे, जैसे वर्किंग प्रोग्रेस में करें। फिर प्लस इसमें बोरिंग कॉस्ट आती है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना है कि वो क्या मांग रहा है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट आएगी, कॉस्ट ऑफ एसेट। अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, वो आपसे परचेज या उसका एक्सपेंडिचर प्लस बोरिंग कॉस्ट दोनों रिक्वायर कर रहा है, तो हमने ये भी बताना है प्लस हमने ये आंसर भी उसको देना है। अब क्वेश्चन ऑन जनवरी 1, 2006 Google Industry Limited borrow rupees 15 million to finance the production of two assets, both of which were expected to take a year to build, दोनों को 1 साल लगेंगे कंप्लीट होने के लिए। वर्क स्टार्टिंग ड्यूरिंग 2016, 2006 के दौरान ही वर्क स्टार्ट हो गया। द लोन फैसिलिटी वाज ड्रॉन एंड इनकर्ड ऑन ₹1 January 2006 and was utilized as follow, while with the remaining fund invested temporarily। अब उसने बता दिया कि उन्होंने ये लोन लिया और लोन लेने के बाद इस तरह यूज किया। अगर हम 1 जनवरी को हमारे पास 15 का लोन आया तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखें कि एसेट ए पर कितना टोटल लोन एक्सपेंस हुआ है और एसेट बी का।
एसेट बी के ऊपर 10 है और एसेट ए के ऊपर 5 है। अगर हमारे पास लोन आया 15 का, उसमें से हमने इधर 7.5 मिलियन एक्सपेंस कर दिया यकम जनवरी को ही, तो इसका मतलब रिमेनिंग हमारे पास कितना बचा, 7.5 ही बच गया। ये वो लोन था जो यकम जनवरी से यकम जुलाई तक इन्वेस्ट रहा, क्या रहा, इन्वेस्ट रहा। The loan rate was rupees 9% and GL earned invest surplus fund at 7%। मतलब जो भी सरप्लस फंड उसको हुआ, उसने क्या किया, उस सरप्लस फंड को इन्वेस्ट किया एट द रेट ऑफ 7%। अब क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि एसेट्स की सेपरेट मुझे ट्रीटमेंट दो, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि एसेट ए के ऊपर, एसेट ए के ऊपर और एसेट बी के ऊपर मेरा टोटल एक्सपेंस कितना है, एसेट बी के ऊपर 10 मिलियन, एसेट ए के ऊपर 5 मिलियन। इसका मतलब जो मुझे लोन मिला है उस लोन को भी मैं दो हिस्सों में सेग्रीगेट कर दूंगा, एसेट ए के लिए 5 मिलियन और एसेट बी के लिए 10 मिलियन। ये क्यों सेग्रीगेट किया, क्योंकि ईच एसेट का मैंने क्या करना है अपना बेटा, सेपरेट सेपरेट मालूम करना है। अब हुआ क्या, जैसे ही 1 जुलाई आई, 1 जैन आया, इसमें से 2.5 मिलियन एक्सपेंस हो गया और जो रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग 2.5 बचा, ये क्या हो गया, इन्वेस्ट हो गया। इसी तरह इसमें से यकम जैन को 5 एक्सपेंस हो गया, जो रिमेनिंग बचा वो 5 क्या हो गया, इन्वेस्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 5 के ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट ले लेंगे एट द रेट ऑफ 9%, मल्टीप्लाई 10 इंटू एट द रेट ऑफ 9%, ये पूरे पूरे साल का। और इसमें से लेस कर देंगे टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट। वो क्या है टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट बेटा, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 7% मल्टीप्लाई बाय कितने दिन के लिए आनी है, यकम जनवरी से लेके यकम जुलाई तक, मतलब जनवरी पूरा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 माह की हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी, मल्टीप्लाई बाय 6/12, ये जो अमाउंट को हम इधर से लेस कर देंगे। इसी तरह यहाँ 5 मल्टीप्लाई बाय 7% मल्टीप्लाई बाय 6/12, इसको भी यहाँ से माइनस कर देंगे। अब इसकी थोड़ी सी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहले 5 मिलियन पर हम लोन लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.09, ये आ गया 0.45 और इधर आ गया 0.0875, ये लेस कर दिया तो रिमेनिंग क्या अमाउंट आ गई मेरे पास, 0.3625। ये वो अमाउंट है जो एलिजिबल टू बी कैपिटलाइज है। इसी तरह एसेट बी की निकाल लेंगे अमाउंट एलिजिबल टू बी कैपिटलाइज, ये आ गया 0.9 और नीचे निकाल लेते हैं 0.175 और हमारी जो अमाउंट बच गई वो आ गई 0.725। ये वो अमाउंट है जो एलिजिबल टू बी कैपिटलाइज है, ये वो अमाउंट नहीं है जिस पे एसेट बुक किया है। इसका मतलब अगर एसेट की मैंने वैल्यू निकालनी है कि एसेट की कॉस्ट क्या होगी, जो उस पर एक्सपेंडिचर हुए प्लस दिस कॉस्ट। एक्सपेंडिचर कितने हुए एसेट के ऊपर, एक्सपेंडिचर हुए बेटा 5 मिलियन के और एसेट बी के ऊपर 10 मिलियन। अब इसमें ऐड करूंगा बोरिंग कॉस्ट, वो आ जाएगा 0.3625 और 0.725, इन दोनों को प्लस करके तो मेरे पास 5.3625 और 10.725 ये मेरे पास आ गई कॉस्ट ऑफ द एसेट। एनी क्वेश्चन अप टू है, ये उसने बेटा निकाल दी हुई है। एनी क्वेश्चन बेटा? जी मोहम्मद अरसलान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
सर ये था कि अगर वो इस तरह ना कह देता कि 5 मिलियन वो लैदा ले रहा है केसेट के लिए और 10 मिलियन लैदा ले रहा है, तो हम्म, फिर तो सेपरेट सेपरेट करके ट्रीट ठीक था सर। अब वो जब उसके बाद सेपरेट तो वो एक ही डेट को जब वो दोनों पे इन्वेस्ट कर रहा है तो वो सेपरेट फिर जो ना उसका है वो करे। इन्वेस्ट कर हाँ, सकता है। आपने कहा इकट्ठा कर ले, बिल्कुल सही, लेकिन इकट्ठा करके हमारे पास इकट्ठी बोरिंग कॉस्ट आ गई, जी सर। इकट्ठी इंटरेस्ट, इकट्ठी इन्वेस्टमेंट इनकम, इकट्ठी बोरिंग कॉस्ट आ गई, एग्री? जी सर। अब ये बोरिंग कॉस्ट इकट्ठी है, मैंने एसेट ए की प्राइस निकालनी है, एसेट ए की क्या कॉस्ट होगी, अब बताओ क्या करूं? सर वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन मैं कह रहा था फिर वो हाँ, हम इन्वेस्ट जब करते हैं फिर इन्वेस्ट उसके लिए डेट हम सेम, कितना कह देते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए डेट सेम है ना हमारी, वो मैं अर्ज पता क्या, हमें ये सिर्फ सेपरेट पता क्यों किया, क्योंकि उसने कोस्ट हमसे सेपरेट मांगी। अगर ये सेपरेट ना मांगता ना, ये वर्ड ना लिखता, ठीक है, तो मैं इकट्ठी ठीक कर देता, मैं इकट्ठी कर देता। आंसर दोनों सूरतों में सेम आना है। अगर ठीक आप है इधर, सर। अगर आप इधर बोरिंग कॉस्ट देखें ना, मेरी बात सुनो, यहां हमारी टोटल बोरिंग कॉस्ट आई है इन दोनों को प्लस करने से, एग्रीड? जी सर। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं, देखिए 0.3625 प्लस 0.725, तो मेरे पास आ रही है बोरिंग कॉस्ट 1.0875 इकट्ठी करने से, ठीक है। अब मैं जी इकट्ठा सर। करता हूं, इकट्ठा करता हूं, देखिए अगर 15 मिलियन था, 15 मल्टीप्लाई बाय 9%, ऐसे ही है, ये मैं कर जी 15 सर। 1.35 लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट 7.5 मिलियन बचा था मेरे पास, जी मल्टीप्लाई बाय सर। 7%, मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो ये अभी निकाला 7.5 मल्टीप्लाई बाय 0.07 और आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 0.2625। अब इसको मैं करता हूँ नेट, तो मेरे पास आंसर आ गया बेटा 1.0875, और इधर क्या निकला था, ठीक हो गया। जी हमने सर। असल में उस बोरिंग कॉस्ट को उन एसिड्स में डिवाइड कर दिया। बेशक आप ये करने के बाद है ना, ये करने के बाद आपको टोटल बोरिंग कॉस्ट ये निकली है। अब ये क्योंकि 2 एसिड की है, तो उसकी वैल्यू के हिसाब से एसिड में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इसका 10 15 टोटल 15 मिलियन का लोन था, 15 में से 5 मिलियन लगा एक के ऊपर, मल्टीप्लाई में 1.0875 पे कर दो, और 10 मिलियन लगा दूसरे के ऊपर, मल्टीप्लाई 1.0875, इस तरह कर दो, इस तरह भी आपका आंसर सही है। चलिए, ठीक ठीक है सर। यस सर। थैंक यू सर। किसी और बच्चे का क्वेश्चन? बेटा ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए क्या है, छोटा सा क्वेश्चन, आपको सिर्फ 2 होमवर्क में दिया गया। ये जो हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसके अंदर था जनरल बोरिंग, और उसके बाद हमने क्या किया था, उसके ऊपर रेट अप्लाई किया था। ये आपने उस तरह का क्वेश्चन, आपने इसको घर से करना है। ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है यहां तक आई, तो काइंडली काइंडली हैंड रेज कर ले, नहीं तो मैं आगे चलूँ। ऑन September 1st 2005, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए, या तो वो स्पेसिफिक बोरिंग के थे या वो जनरल बोरिंग के थे। एक क्वेश्चन के अंदर दोनों चीजें इकट्ठी नहीं है। ये वो क्वेश्चन है जिसके अंदर एट द सेम टाइम स्पेसिफिक बोरिंग भी है और जनरल बोरिंग भी है। इसका मतलब क्या हुआ, अब जब हमारे पास स्पेसिफिक बोरिंग भी अवेलेबल है, जनरल बोरिंग भी अवेलेबल है, हम कंफ्यूज हो गए कि अगर हमने पेमेंट करनी है तो पेमेंट किस में से करेंगे। लेट एट द सेम टाइम, अगर मेरे पास 10 मिलियन का स्पेसिफिक लोन है
और मेरे पास जनरल फैसिलिटी भी है और मेरी 5 मिलियन की पेमेंट आती है, तो क्या वो पेमेंट मैं स्पेसिफिक लोन से करूंगा या जनरल से करूंगा, क्योंकि दोनों अवेलेबिलिटी है, क्वेश्चन अराइज हो गया। या मेरे पास इक्विटी का पार्ट पड़ा हुआ है अपना फंड हो, तो फिर इक्विटी में से करूंगा। दैट इज अ क्वेश्चन। एक चीज हमेशा याद रखें, अगर आपके पास स्पेसिफिक लोन अवेलेबल है, स्पेसिफिक लोन का कैश अवेलेबल है, तो आपकी कोई पेमेंट आती है तो बेशक आपके पास जनरल लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन आपने बच्चे पेमेंट करनी है किससे? स्पेसिफिक लोन से। लेट अगर मेरी पेमेंट हो जाती 15 मिलियन, फिर आप 10 मिलियन स्पेसिफिक से करते और जो 5 मिलियन बच जाता उसको जनरल से करते। मतलब प्रेफरेंस दी जाएगी स्पेसिफिक लोन की कैश अवेलेबिलिटी को। अब इसमें एक दो चीजें और हैं जो डिस्कशन के लिए जरूरी है आपसे, वो बेटा ये है, बाज़ औक़ात हमें स्पेसिफिक लोन मिलता है 5 मिलियन का, लेकिन इस लोन के ऊपर वो कमीशन डिडक्ट कर लेता है या कमिटमेंट फीस कोई बैंक डिडक्ट करता है। जब भी स्पेसिफिक लोन दिया जाता है तो उसमें पॉसिबिलिटी है, चांसेस है कि बैंकर उसके ऊपर कमीशन या कोई भी कमिटमेंट फीस डिडक्ट करे। तो इसका मतलब क्या है? लेट मैं अज्यूम करता हूँ वो 1% था, 10% कर ले ताकि ऐसा, लेट उसमें 10% है, तो इसका मतलब क्या है? 5 मिलियन का 10%, वो आ गया 0.5 मिलियन। तो बैंक मुझे 5 माइनस 0.5 4.5 मिलियन का कैश देगा, क्योंकि 10% या नॉर्मली जो कमिटमेंट फीस है ना, ये 0.02%, 0.03% बहुत कम होती है। मैंने ज्यादा इसलिए की ताकि फिगर जरा मेरी बड़ी आ जाए और मैं इसको आपको समझा सकूं। अब इस केस में हमारे पास कैश तो आता है 4.5 मिलियन का आपका कमिटमेंट फीस डिडक्ट होने, लेकिन जो बोरिंग कॉस्ट स्पेसिफिक लोन पर हमने लेनी है वो यूज करेंगे 5 मिलियन ही। हमारा इंटरेस्ट 5 मिलियन का ही है, हमने 5 मिलियन ही रीपे करना है, वो तो कमिटमेंट फीस थी जो उसने काटी। लेकिन 5 मिलियन तो बोरिंग कॉस्ट के लिए यूज होगा, मतलब स्पेसिफिक लोन के लिए। लेकिन जब हमने अपनी पेमेंट की या अवेलेबिलिटी ऑफ फंड की या अवेलेबिलिटी ऑफ कैश की बात करनी है, लेट जिस दिन मुझे मिला उसी दिन मेरी आ गई 5.5 मिलियन की पेमेंट, 5.5 मिलियन की पेमेंट आ, तो अल्टीमेटली ये पेमेंट मेरे पास स्पेसिफिक लोन अवेलेबल है तो उसमें से करूंगा। लेकिन यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है, मेरे पास कैश के अंदर लोन 5 मिलियन नहीं है, वो है 4.5 मिलियन। तो इस 5.5 में से 4.5 मिलियन में पे करूंगा स्पेसिफिक लोन से और 1 मिलियन पे करूंगा जनरल लोन से। आपकी ये चीज बड़ी क्लियर होनी। लेकिन जो इंटरेस्ट आना है, इंटरेस्ट मेरा टोटल लोन के ऊपर ही आएगा, लेकिन जो कमिटमेंट फीस लेस होने के बाद अमाउंट बचती है दैट इज कैश अवेलेबल टू कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट विल बी पेड फ्रॉम द स्पेसिफिक बोरिंग एंड हाउ मच अमाउंट विल बी पेड फ्रॉम द जनरल बोरिंग। जब भी क्वेश्चन में कहीं पर भी आपका स्पेसिफिक लोन खत्म हो जाएगा और कोई रीपेमेंट होगी, तो रीपेमेंट फिर आपने उस क्वेश्चन के अंदर जनरल बोरिंग से ही करनी है। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? एनी क्वेश्चन अप टू हियर? जी मोहम्मद अरसलान। सर ये काइंडली जरा रिपीट कर दें एक दफा, मैं समझ ये आ गई बस एक दफा। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था, बाज का जब स्पेसिफिक लोन हमें बैंक प्रोवाइड करता है तो बैंक उसके ऊपर कोई ना कोई कमिटमेंट फीस होती है, वो तो बैंक वो कमिटमेंट फीस काट के हमें कैश देता है। तो अल्टीमेटली जिस क्वेश्चन में कमिटमेंट फीस आएगी तो उस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो अवेलेबल लोन होगा, अवेलेबल लोन से मेरा क्या, जो कैश अवेलेबल होगा वो जो लोन लिया माइनस लोन लेस करेंगे इसमें से कमिटमेंट फी को।
वो हमारे पास कैश अवेलेबल होगा जो प्रोजेक्ट में हमने करना है या जिसमें से रीपेमेंट या कोई एक्सपेंसेस करने इस कैश में से, वो लोन की फुल अमाउंट नहीं होगी। लेकिन जो हमने लोन के ऊपर इंटरेस्ट करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट हमेशा लोन की फुल अमाउंट पर होना है। उसके लिए कमिटमेंट वाली फीस को लेस करके नहीं लिखना। कमिटमेंट फीस को लेस करने का मतलब तो ये है कि हमारे पास कैश की अवेलेबिलिटी कम हुई है, लेकिन लोन हमने 5 मिलियन का ही लिया या 20 मिलियन का ही लिया हुआ है, तो इंटरेस्ट 20 मिलियन या 5 मिलियन का लिया है। क्लियर होगी सबके लिए ये बात? ओके अब हम करते हैं ये क्वेश्चन। ऑन सितंबर 1 2015, इंपॉर्टेंट चीज सितंबर है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। Spin Industry Limited started construction of its new office building and completed it on May 21, 2016. इसका मतलब अगर मैं देखूं टोटल ड्यूरेशन कितना था मेरा कंस्ट्रक्शन का, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मतलब 9 मंथ में मेरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी। अब इसका मतलब क्या है, मेरा जो भी स्पेसिफिक लोन या जनरल लोन जो भी होगा वो मैक्सिमम इंटरेस्ट कितने मंथ का कैपिटलाइज होगा? 9 मंथ का। 9 मंथ से ज्यादा इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा क्योंकि बिल्डिंग ही कंप्लीट हो। अगर 9 मंथ से ज्यादा का भी कोई इंटरेस्ट हुआ तो कैपिटलाइज हम 9 मंथ का ही करेंगे, जो रिमेनिंग बच जाएगा वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस होगा। द पेमेंट मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर वर एज फॉलो। अब उसने पेमेंट का बता दिया, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट हुई एज फॉलो। यकम सितंबर को हुई 10 मिलियन की, दिसंबर 1 को हुई 15 मिलियन की, फिर फरवरी 1 को हुई 12 मिलियन की, और जून 1 2016 को पेमेंट हुई 9 मिलियन की। अब मुझे ये पता है ये जो जून 1 2016 की पेमेंट है ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद है। इसका मतलब इसकी रीपेमेंट के ऊपर, अगर ये रीपेमेंट हमने लोन में से की हुई या जनरल बोरिंग में से की हुई, तो इस जनरल बोरिंग में से या स्पेसिफिक लोन में से हमने जो अगर जनरल बोरिंग में से की, क्योंकि ये रीपेमेंट आई है उस कंप्लीशन के बाद, तो इसके ऊपर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होनी। मतलब ये 9 मिलियन की बोरिंग कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, हमारे कॉस्ट ऑफ एसेट का हिस्सा नहीं बनेगी बात। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये 9 मिलियन एसेट का पार्ट नहीं बने। हाँ, 9 मिलियन एक्सपेंडिचर है, 9 मिलियन एसेट का पार्ट बनेगा, लेकिन जो 9 मिलियन कोई रीपेमेंट के लिए हमने लोन यूज किया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट बोरिंग कॉस्ट नहीं बनेगा, वो इंटरेस्ट हमारा क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। मतलब 9 मिलियन कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड होगा, लेकिन इसके ऊपर इंटरेस्ट बोरिंग कॉस्ट नहीं बनेगी, वो एसेट की में ऐड नहीं होगी, क्योंकि ये पेमेंट आई है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हमारा कंस्ट्रक्शन। यहां तक उसने कुछ नहीं बताया इसको फाइनेंस कहां से किया गया। अब वो आगे बता रहा है फाइनेंसिंग के हवाले से। इन एडिशन टू अबव पेमेंट, SIL पेड अ फीस ऑफ ₹8 million. In addition to the above payment, SIL paid a fee of ₹8 million on September 1st, 2015 for obtaining a permit allowing the construction. उसने कहा जो ऊपर पेमेंट की है इस पेमेंट के अलावा एक 8 मिलियन की पेमेंट भी की गई है जो यकम सितंबर 2015 को हुई है। मतलब इस 10 मिलियन को जाए इस डेट को कितनी पेमेंट है? जमा 8, हमने 18 मिलियन की पेमेंट की है। 10 मिलियन कंस्ट्रक्शन के लिए और 8 मिलियन हमने की है परमिट लेने के लिए। द प्रोजेक्ट वाज फाइनेंस फॉर द फॉलोइंग सोर्सेज। अब उसने बताया कि ये प्रोजेक्ट के लिए पैसे कहां से आए। अभी तक सिर्फ हमने ये क्वेश्चन को एनालाइज किया कि हमारा कंप्लीशन पीरियड 9 मंथ है, इसका मतलब 9 मंथ मैक्सिमम आएगा। ये जून की पेमेंट के ऊपर जो बोरिंग कॉस्ट या इंटरेस्ट है प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, कैपिटलाइज नहीं होगा। और जो 8 मिलियन उसने किया वो भी हमारी यकम सितंबर को है, हमने उसको कर लिया। ऑन अगस्त 1, 2015 a medium term loan of ₹25 million was obtained
स्पेसिफिकली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, उसने 25 मिलियन का लोन स्पेसिफिकली इस बिल्डिंग के लिए लिया, मतलब स्पेसिफिक द लोन कैरीज अ मार्कअप ऑफ 12% पर एनम। लोन के ऊपर कितना मार्कअप है? 12% पर एनम। एनुअल पेबल पर एनम पेबल सेमी एनुअली। पेबल सेमी एनुअली का मतलब क्या? हमने 6 माह का इंटरेस्ट आफ्टर द 6 मंथ पे करना है। A commitment fee so 0.5% of the amount of the loss was charged by the bank। मतलब हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो 25 मिलियन में से 0.5% लेस करने के बाद जो आएगी वो हमारे पास कैश अवेलेबल होगा। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? किसी बच्चे का यहां तक कोई क्वेश्चन बेटा है तो बताएं। Surplus funds were invested in saving account at the rate of 8% per annum. On February 1st, 2016, SIL paid the 6-month interest plus 5 million towards the principal। मतलब उन्होंने जो फर्स्ट रीपेमेंट की है अपने इंटरेस्ट के हवाले से या लोन के हवाले कब की है? यकम फेब 2016 को 5 मिलियन को उन्होंने रीपेमेंट की है। अब ये वो है जो स्पेसिफिक लोन है। अब देखा जाए स्पेसिफिक लोन हमारे पास अवेलेबल हुआ है 25 मिलियन लेस क्या इसमें से कमिटमेंट फीस, वो लेस करके हम निकालेंगे। लेकिन अगर हमारा प्रोजेक्ट देखा जाए 18 जमा 15 जमा 12 जमा 9, तो ये तो अमाउंट काफी ज्यादा। इसका मतलब हमारे पास जो अवेलेबल लोन था उस लोन से इसकी अमाउंट ज्यादा है, तो हमने अल्टीमेटली कोई अदर सोर्स यूज किया होगा। वो जनरल बोरिंग हो सकती है कुछ भी जिससे हमने इसको फिनांस किया। अब उसकी भी इंफॉर्मेशन पढ़ लेते। Existing running finance facility of SIL, running finance facility of rupees 28 million for bank A, carrying markup of 13% payable annually. The average outstanding balance during the period of construction was rupees 25 million। ये वो कह रहा है कि हमें बैंक ए ने फैसिलिटी दी है कि आप मैक्सिमम 28 बिलियन तक मुझसे जब जरूरत हो पैसे निकलवा सकते हैं और उसके ऊपर 13% पर एनम लगेगा आपका। ठीक है, ये टोटल फैसिलिटी है, टोटल फैसिलिटी। अब फैसिलिटी में भी 100 मिलियन भी हो सकती है, फैसिलिटी 50 मिलियन भी हो सकती है, लेकिन हमने कभी भी फैसिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं करते। अगर किसी ने मुझे 50 मिलियन फैसिलिटी दी है तो उस 50 मिलियन के ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं होता, तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट पे उसके ऊपर होता है जो मैं फैसिलिटी यूज कर रहा था। मे भी साल के पहले दिन 20 मिलियन हो, 15 जुलाई को 15 मिलियन हो, फिर नेक्स्ट क्या होगा 30 मिलियन। इसका मतलब अगर मैंने जनरल बोरिंग जो इस तरह रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी के थ्रू लिया होगा, एक तो है जनरल बोरिंग्स वो जो थ्रू 3-4 बैंक्स मैंने लोन ले ली, वो मेरे लिए बड़े क्लियर है। मैंने 70,000 का लोन लिया, 80,000 का लोन लिया, 1 लाख का लोन लिया, और इन तीनों के ऊपर मैंने जो इंटरेस्ट पे किया वो मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस और टोटल लोन से डिवाइड कर दिया, मेरे पास एवरेज रेट आ गया, मेरे पास कैपिटलाइजेशन रेट आ गया, क्योंकि मेरे पास उसकी लोन की अमाउंट है। अब जहां पर फैसिलिटी है वहां पर फैसिलिटी लोन की अमाउंट है। इसका मतलब जहां पर वो फैसिलिटी होगा वहां पर या तो उस पीरियड का वो इंटरेस्ट देगा, उस पीरियड का क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, या उस पीरियड का वो क्या दे देगा बेटा, आपको दे देगा एवरेज बैलेंस। एवरेज बैलेंस क्या होता है? एवरेज बैलेंस ये होता है ड्यूरिंग द पीरियड जो मैंने अमाउंट ली है, मैं भी कभी मैंने 28 मिलियन ली हो, कभी 12 मिलियन ली हो, कभी मैंने 10 मिलियन ली है, कभी मेरी उसके अंदर आ रहा है एवरेज 35 मिलियन का। जितने मंथ में जितनी लेता रहा, अगर उनको मैं रेट अप्लाई करूं, उस रेट अप्लाई करने से वो 1 2 3 4 5 वो जितनी भी 5 पेमेंट्स पर सेपरेट निकालूं, जो निकाल के मेरे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा, दैट इंटरेस्ट एक्सपेंस इज इक्वल टू एवरेज बैलेंस। अगर मैं एक एवरेज बैलेंस के ऊपर वही रेट लगाऊं तो मेरा वही इंटरेस्ट आएगा। इसका मतलब रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी के अंदर वो क्या देगा, एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज 25 मिलियन। तो हमारे यहाँ लिए फैसिलिटी क्या हो जाएगा, हमारे लिए फैसिलिटी इन प्रैक्टिकल मतलब हमारे क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट हमारे लिए आ जाएगा एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस।
और दूसरा क्या, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी और 25 मिलियन फॉर द बैंक डी। द मार्कअप अक्रूड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज 3 मिलियन एंड द एवरेज रनिंग फाइनेंस बैलेंस ड्यूरिंग दैट पीरियड वाज 20 मिलियन। ये भी उसने एवरेज फाइनेंस और क्या दे दिया, 3 मिलियन का कंस्ट्रक्शन दे दिया। अभी तक सिर्फ मैं क्वेश्चन की डिस्कशन कर रहा हूं। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? एनी क्वेश्चन अप टू हियर बेटा? जी रहमान, सॉरी बेटा, वो दोबारा अपने आप को कीजिएगा प्रेजेंट। सर ये एवरेज वाली बात नहीं समझ आई। अभी जो बात सुन, अच्छा मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, जो रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी है वो बैंक के पास हम जाते हैं, बैंक से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बैंक कहता है अगर आपको 100 मिलियन तक कोई चीज़ की जरूरत हो तो हम आपको 100 मिलियन तक अमाउंट प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट इज रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। एग्रीड अरमान? हाँ जी, हाँ जी। क्या 100 मिलियन का उन्होंने मुझे इजाजत दी है कि हर वक्त मैंने 100 मिलियन लिया होगा उनसे? नहीं। मैं भी कभी 5 मिलियन होगा, कभी 50 होगा, कुछ रीपेमेंट होगी, कभी 40 हो जाएगा, कभी 30, मतलब ये वेरी करता रहेगा। ऐसे ही है। अब हाँ जी। अगर मैंने कैपिटलाइजेशन रेट निकालना तो उसके लिए जरूरी है मैंने जो लोन लिया हुआ उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है वो मेरे पास कैलकुलेट हो, जरूरी है ना। लोन की हाँ। अमाउंट क्या है और लोन कितना हुआ कैलकुलेट। इसका मतलब अगर मैं रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी जो 100 मिलियन है या 1 लाख है, जो मैंने फैसिलिटी ली है उसके ऊपर तो मैं इंटरेस्ट पे कर ही नहीं रहा। मैं तो इंटरेस्ट पे कर रहा जो जो चीजें मैं वहां से यूज कर रहा हूं। ऐसे ही अब हाँ जी। उसमें होगा, या तो हमारे पास उसने सारे साल की पेमेंट्स दी होगी, ये पे ये पे ये पे, तो उसके ऊपर हम रेट निकाल के इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, नंबर 1, ठीक है। या वो इंटरेस्ट खुद बता देगा। या नंबर 3 क्या है, एवरेज आउटस्टैंडिंग। एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या चीज है? एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस वो चीज है कि अगर हमने उस साल की कोई 5, 10, 15 ट्रांजैक्शन की है, उस 5, 10, 15 ट्रांजैक्शन के ऊपर हम 13% मल्टीप्लाई बाय 6/12 मल्टीप्लाई बाय 2/12 मल्टीप्लाई बाय 1/12 जो भी करके जो हमारा इंटरेस्ट आता है उसका, वो इंटरेस्ट इक्वल होता है अगर हम एवरेज बैलेंस के ऊपर रेट लगाए तो। अगर हम एवरेज बैलेंस के ऊपर रेट लगाए तो इसका मतलब फैसिलिटी तो हमारे लिए नहीं चाहिए। इसका मतलब जो एवरेज बैलेंस है उस एवरेज बैलेंस के ऊपर जो हमारा इंटरेस्ट रेट है उस रेट को लगाने से हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, उस पीरियड का इंटरेस्ट है। बात क्लियर होगी? जी। अब अगर देखा जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ 25 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 13%, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, जो कि होगा बेटा 25 मल्टीप्लाई बाय 0.13, 3.25 मिलियन। ये आ गया फर्स्ट का। सेकंड का उसने रनिंग फैसिलिटी और 25 मिलियन फॉर बैंक। रनिंग फैसिलिटी तो हमारे लिए क्या बन जाता है, इन हमने इसको देख ली। The markup accrued during the period of construction was ₹3 million and the average running finance balance during the period was ₹20। तो यहाँ पर उसने इंटरेस्ट नहीं, यहाँ पर उसने क्या क्या बैठा, हमें खुद वो अमाउंट बता दी। खुद वो अमाउंट अगर बता दिया तो हमने वो अमाउंट को एज इट इज इसमें ऐड करके अपना एवरेज या कैपिटलाइजेशन रेट निकाल लेंगे। अगर यहाँ पर हमने नीचे डिवाइड की बात की तो 25 जमा 20, ये वो टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, और ऊपर आ जाएगा इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास वो कैपिटलाइजेशन रेट का जो फार्मूला है वो आ जाएगा। मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ डिस्कस करना था अभी आपके साथ। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? एनी क्वेश्चन अप टू हियर? क्वेश्चन मैं कल आपको कराऊंगा, लेकिन पहले ये आपके लिए एक होमवर्क भी है कि आप इसको प्रैक्टिस करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैंने ये कल क्वेश्चन लाजमी करवाना, इस चीज़ को ज़हन में रखें। एक हिंट क्वेश्चन को करने के लिए मैं बताता हूँ, और आपको वो हिंट बता ये है। सबसे पहले हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर आया है स्पेसिफिकली
पहले हम स्पेसिफिक लोन को यूटिलाइज करेंगे, और स्पेसिफिक लोन को यूटिलाइज करने के लिए जो हमारे लिए कैश आएगा वो आफ्टर कमिटमेंट फीस आएगा। आफ्टर कमिटमेंट फीस मतलब यहाँ 25 मिलियन नहीं आएगा, माइनस करेंगे कमिटमेंट फीस, वो हमारे पास कैश अवेलेबल होगा। ठीक है, वो कैश अवेलेबल होगा। अब इसमें से पहले दिन ही कितनी पेमेंट होगी, 18 मिलियन की, वो लेस कर दी। जो रिमेनिंग आ गया डेट इज सरप्लस कैश, और ये कैश इन्वेस्ट होगा नेक्स्ट पेमेंट तक, नेक्स्ट पेमेंट तक सरप्लस कैश को इन्वेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट पेमेंट कब भाई, 1 दिसंबर 2015 को। अब यहां पर कैश लेस करेंगे 15 मिलियन। अगर तो यहां पर अवेलेबल कैश, लेट मैं कह दो कमिटमेंट फीस को माइनस करने के बाद ये आ गया 24.79 85975 लेट ये अमाउंट है, यहां पर आ गया 24.975, और फर्स्ट रीपेमेंट के बाद हमारे पास अमाउंट बच गई 6.97। मे भी ये फर्क भी है, मैंने वैसे जल्दी से लिखी है। अब ये सरप्लस कैश था, ये हमारा इन्वेस्ट रहेगा कितनी देर के लिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये कम दिसंबर से पहले पहले ये हमारा क्या रहेगा, इन्वेस्ट रहेगा। इसका मतलब क्या, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नवंबर तक, दिसंबर से पहले इस पर आएगा टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट। उसके बाद 1 दिसंबर को हमारे पास आ गई बेटा पेमेंट, तो उस पेमेंट में से अल्टीमेटली हमारे पास स्पेसिफिक लोन अवेलेबल है 6.975, तो इतना यहां से हो जाएगा। जो रिमेनिंग बचेगा हमारा 8 पॉइंट समथिंग या 9 पॉइंट समथिंग, वो वाला लोन हमारा होगा जनरल बोरिंग में से, जनरल बोरिंग। और इसके ऊपर जो हम निकालेंगे इंटरेस्ट, किससे निकालेंगे, जनरल बोरिंग। ये जो है मल्टीप्लाई बाय रेट, मल्टीप्लाई बाय दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 6 माह। ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट पेमेंट आएगी फरवरी की, ये भी क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक लोन तो है नहीं, ये भी कहां से पे होगी, जनरल बोरिंग में से, ये भी जनरल बोरिंग में से पे करेंगे। इसके ऊपर भी जनरल बोरिंग, और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 माह का आएगा इसके ऊपर। ये रीपे होगा, लेकिन इसके ऊपर बेटा हमारा क्या है, इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। एक सबसे अहम चीज, फरवरी 1, 2016 को हमने ये जो प्रिंसिपल अमाउंट पे किया 5 मिलियन, देखा जाए बेटा फरवरी 5 मिलियन जो ये अमाउंट पे की है, ये अमाउंट उस डेट के ऊपर तो हमारे पास स्पेसिफिक लोन अवेलेबल नहीं था। तो इसका मतलब ये 5 मिलियन भी, जब मैंने 12 मिलियन पे किया, साथ ये 5 मिलियन पे रीपेमेंट की, ये भी मैंने जनरल बोरिंग में से की, इसके ऊपर भी इंटरेस्ट आएगा, वो भी हमने कैलकुलेट। और जो स्पेसिफिक लोन होगा वो 2 हिस्सों में कैलकुलेट होगा, क्योंकि एक रीपेमेंट से पहले या कम सितंबर से लेके फरवरी 1 तक, फिर फरवरी 1 से लेके मई 31 तक, मतलब 20 मिलियन और 25 मिलियन, पहले 25 पर आएगा फिर 20 पर आएगा, इस तरह कैलकुलेट होगा। ये सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन करने का मतलब ये है कि आप जो पिछले 2 क्वेश्चन है वो बिल्कुल उसमें कुछ भी नहीं है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं करवाऊंगा आपसे डिस्कशन क्यों की है, ताकि आप इसको जैसे वैसे करने की कोशिश करें, गलत करें सोल्यूशन ना देख के जैसे भी इसको करें, फिर कल हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें और सारा नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एनी क्वेश्चन आपको है जी मासूमा? सर ये जो हमने इन्वेस्टमेंट कर दी आगे जो सितंबर से लेके दिसंबर तक, वो उसके ऊपर कोई फिर हमें मिलेगा नहीं इंटरेस्ट? इंटरेस्ट आएगा, मैंने इधर लिखा तो है, ये देखिए कहाँ गया बेटा, इस पर इंटरेस्ट आएगा। टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट, इस पर टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट आएगी। ठीक है, ये जो सितंबर से दिसंबर तक हमारे पास स्पेसिफिक लोन बचा होगा ना, इस पर आएगी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, और ये इन्वेस्टमेंट कहां से लेस होगी, जो स्पेसिफिक लोन के ऊपर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। क्लियर? ये कल मैंने करवाना है क्वेश्चन, आपने घबराना नहीं, लेकिन आपने करना लाजमी है बेटा। एनी अदर स्टूडेंट?
किसी भी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? ओके, इसको बेटा परफॉर्म कीजिएगा, होमवर्क के तौर पर कीजिएगा। कल इसको हम इंशाल्लाह मैं भी करवाऊंगा, लेकिन आपने लाजमी करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो और इंशाल्लाह उम्मीद है कल ये हमारा चैप्टर खत्म होके परसों से हम अपना चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।